सोचिए और अमीर बनिए। अध्याय 12। अचेतन मन धनवान होने की तरफ 11वां कदम। अचेतन मन चेतना एक ऐसे क्षेत्र से बना होता है जिसमें हर आवेग जो 5 इंद्रियों में से किसी के भी माध्यम से उद्देश्य मन तक पहुंचाता है, वर्गीकृत और दर्ज कर लिया जाता है। इसमें किसी भी विचार का याद किया या वापस निकाला जा सकता है, जैसे फिलिंग कैबिनेट के पत्रों को निकाला जाता है। यह इंद्रियों की छाप और विचारों को उनकी प्रवृत्ति पर ध्यान दिए बिना प्राप्त और दर्ज करता है। आप स्वेच्छा से अपने अचेतन मन के किसी भी ऐसी योजना या विचार उद्देश्य को रोपित कर सकते हैं जिसका आप इसके भौतिक और मौद्रिक समतुल्य से बदलने की इच्छा रखते हैं। अचेतन मन उन हावी इच्छाओं पर पहले कार्य करता है जिन्हें किसी संवेदनशील भावना के साथ मिलाया गया हो, जैसे कि आस्था। इन 6 कदमों को उठाने के लिए इच्छा पर अध्याय के बिना निर्देशों के संबंध में विचार करें और योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें। फिर आप बताए गए विचारों के महत्व को समझ सकेंगे। अचेतन मस्तिष्क दिन और रात कार्य करता है। इंसान के लिए अज्ञात प्रक्रिया की एक ऐसी विधि के माध्यम से अचेतन मन शक्ति के लिए अनंत ज्ञान के बलों को खींचता है, जिसकी सहायता से या स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति की इच्छा को हमेशा उससे सबसे अधिक व्यवहारिक मीडिया का प्रयोग करके उसकी भौतिक समतुल्य में बदलता है, जिसके द्वारा ये उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। आप पूरी तरीके से अपने अचेतन मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप स्वेच्छा से इसे किसी भी योजना, इच्छा या उद्देश्य को सौंप सकते हैं जिसे आप ठोस रूप से तब्दील करना चाहते हैं। अचेतन मन का उपयोग करने के लिए आप आत्म सुझाव पर अध्ययन के दिए गए निर्देशों को फिर से पढ़ें। इस विश्वास के समर्थन में बहुत सारे सबूत है कि अचेतन मन इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच में जोड़ने वाली कड़ी है। एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई व्यक्ति इच्छा से अनंत ज्ञान की शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। इस अकेले में से गुप्त प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा मस्तिष्क आवेगों को उन आध्यात्मिक समतुल्य में बदला जाता है। यह अकेला माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना को प्रार्थना के जवाब देने के लिए सक्षम स्रोत में बदला जाता है। अचेतन मन के साथ जुड़ी हुई रचनात्मक प्रयास करने की संभावनाएं अद्भुत और अति सूक्ष्म है। यह विषय के साथ हमें प्रेरित करती है। मैं कभी अचेतन मन की चर्चा को कल्पना और हिंसा के भाव के बिना नहीं पाता, और शायद इस तथ्य के कारण इस विषय के दुर्भाग्य से इंसान को सीमित ज्ञान है। ये तथ्य है कि अचेतन मन इंसान के चेतन मन और अनंत ज्ञान के बीच का संचार का माध्यम है। इसमें अपने आप के विचार और किसी भी व्यक्ति की तरफ संगीत को लगभग अक्षम कर देता है। आपके इसे सच के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद भी अचेतन मन का अस्तित्व यदि माध्यम के रूप में इच्छा और उनके भौतिक या मौद्रिक संतुल्य से बदलने की उनकी संभावना को समझते हैं, तो आप इच्छा प्रदर्शन के दिए गए निर्देशों के महत्व को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। आप ये भी समझ पाएंगे कि आपको इच्छाओं को स्पष्ट करने और उन्हें लिखने के लिए बार बार क्यों चेताया गया है। आप निर्देशों का पालन करने में दृढ़ता की आवश्यकता को समझ सकेंगे। 13 सिद्धांतों में प्रेरणाएं हैं जिसे आप अपने अचेतन मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। यदि आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते तो निराश ना हो। याद रखें कि अचेतन मन के स्वेच्छा से आस्था पर अध्याय में दिए गए निर्देशों के तहत केवल आदत के माध्यम से निर्देशित किया जा सकता है। आपको अभी भी विश्वास में महारत हासिल करने के लिए समय नहीं मिलता है। धैर्य और लगन रखें। आस्था और आत्म सुझाव के अध्ययन में कई बयानों पर अपने अचेतन मन के लाभ के लिए दोहराया जाएगा। याद रखें कि आपका अचेतन मन स्वेच्छा से कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने के लिए प्रयास करें या फिर ना करें। ये स्वाभाविक रूप से आपको सुझाव देता है कि अचेतन मन के लिए भय, गरीबी के विचार और सभी नकारात्मक विचार प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं, जब तक कि आप इस आवेगों पर महारत हासिल करने के लिए वांछित भोजन ना दे दे, इसे पोषण मिले। अचेतन मन निष्क्रिय नहीं होगा। यदि आप अचेतन मन की इच्छाओं को रोपित करने में असफल होते हैं तो ये काफी उपेक्षा के परिणाम के रूप में इन तक पहुंचाने वाले विचारों को पोषित होगा। हम पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार आवेग के उन 4 स्रोतों को लगातार अचेतन मन तक पहुंच रहे हैं जिसका सेक्स रूपांतर बड़े अध्याय में उल्लेख किया गया था। और वर्तमान के लिए इतना ही पर्याप्त है कि यदि आप याद रखें कि आप हर प्रकार के विचारों के आवेग के बीच में जी रहे हैं जो आपके लिए बिना और अचेतन मन तक पहुंच रहे हैं, तो आवेगों से कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक है। अब आप नकारात्मक आवेग को प्रयोग को बंद करने का प्रयास में लगे हैं और इच्छा के सकारात्मक आवेग के माध्यम से अचेतन मन के स्वेच्छा से प्रभावित करने की सहायता कर रहे हैं। आप जब जब आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो आप पूंजी के अधिकारी हो जाएंगे जो आपके अचेतन मन का दरवाजा खोल देगी। इसके अलावा आप पूरी तरीके से दरवाजे को नियंत्रित कर पाएंगे और ताकि आप अवांछनीय विचारों और अपने अचेतन मन को से प्रभावित ना कर सके। इंसान जो भी बनता है वह अपने विचार के आवेग के रूप में शुरू होता है। इंसान ऐसी कोई चीज नहीं बना सकता जिसके विचार के रूप में कभी कल्पना ही ना की हो।
कल्पना की सहायता से आवेगों को योजनाओं के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। कल्पना जब नियंत्रण में होती है तो ऐसे उद्देश्य और योजनाओं के निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है जो किसी भी चुने हुए व्यवसाय की सफलता तक ले जाती है। स्वेच्छा से अवचेतन मन में रोपित किए गए सभी विचार, आवेग, जिसका उद्देश्य उसकी भौतिक समतुल्य में रूपांतरण करना होता है, क्योंकि कल्पना के माध्यम से गुजरना होगा और इसके विश्वास दिलाना होगा कि अचेतन मन के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक योजना उद्देश्य के साथ विश्वास का मिश्रण केवल कल्पना के माध्यम से किया जा सकता है। इन बयानों से आप आसानी से निरीक्षण करेंगे कि आपके अचेतन मन की स्वेच्छा उपयोग सभी सिद्धांतों का प्रयोग और समन्वय की मांग करता है। एला व्हील विल्कॉल्स ने अचेतन मन की शक्ति को अपनी समझ और सबूत को ये लिखकर दिया था कि आप कभी नहीं कह सकते एक विचार क्या करेगा, आपके लिए नफरत लाएगा या प्यार, क्योंकि विचार चीजें हैं और इसके हवादार पंख वाहक कबूतरों से अधिक वेग में चलते हैं। वे ब्रह्मांड के कानून का पालन करते हैं, हर चीज अपनी तरह के परिणाम को पैदा करती है और वे आपको ये वापस देने के लिए रास्ते व्यतिरिक्त गति से चलते हैं जो कुछ भी आपके मस्तिष्क के बाहर निकल रहा था। श्रीमती विलकॉक्स को ये सच्चाई समझ में आ गई थी। किसी भी मस्तिष्क के बाहर जाने वाले विचार खुद की गहराई के अचेतन मन में बिठा लेते हैं, जहाँ वे एक चुंबक पैटर्न रूपरेखा के रूप में कार्य करते हैं, जिसके द्वारा अचेतन मन उन्हें भौतिक समतुल्य में बदलते समय प्रभावित करता है। विचार सचमुच वस्तु है और इसका कारण है कि हर वस्तु, भौतिक वस्तु, अपनी विचार ऊर्जा के रूप में शुरू होते हैं। फिर मस्तिष्क के तर्क वाले हिस्से में उत्पन्न होने वाले विचार आवेगों की तुलना में अचेतन मन भावना भाव के साथ मिश्रित विचार आवेगों से अधिक प्रभावित होने के लिए अति संवेदनशील होता है। वास्तव में इस सिद्धांत का समर्थन करने के लिए काफी सबूत है कि केवल भावनात्मक विचार ही अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि भाव और भावना अधिकांश लोगों पर राज करती है। यदि ये सच है कि अचेतन मन भावना के साथ अच्छी तरीके से मिश्रित विचार आवेगों से जल्दी प्रभावित होता है तो उन पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक प्रभावशील भावनाओं के साथ परिचित होना आवश्यक है। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं। नकारात्मक भाव स्वेच्छा से खुद ही विचारों का आवेग में घुस जाते हैं, जो अचेतन मन के रास्ता बना लेते हैं। सकारात्मक भाव आत्म सुधार के सिद्धांत के माध्यम से उन विचारों आवेगों को भर जाने चाहिए जिन्हें एक व्यक्ति अपने अचेतन मन में रोपित करना चाहता है। ये भावनाएं या भावना आवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं, क्योंकि इसमें कार्यवाही तत्व जो विचार आवेगों को निष्क्रिय की स्थिति में सक्रिय की स्थिति में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार कोई व्यक्ति समझ सकता है कि ठंडे तर्क से उत्पन्न विचार आवेगों की तुलना में क्यों उन विचारों का आवेग में आसानी से कार्य किया जाता है जिन्हें अच्छे तरीके से भावनाओं के साथ मिलाया गया हो। धन की इच्छा को ऐसे स्वपित उद्देश्य में जिसमें आप मौलिक समतुल्य में बदलना चाहते हैं, आप अपने अवचेतन मन के आंतरिक दर्शकों को नियंत्रण प्रभावित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप इस आंतरिक दर्शक को पहुंचने और तरीकों को समझे। आपको इसकी भाषा बात करनी चाहिए, वरना आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा। ये भाषा, ये भावना और भाव के भाषा जो भी है अच्छी तरीके से समझता है। इसीलिए यह 7 प्रमुख सकारात्मक भावना और 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं का वर्णन किया गया है, ताकि अपने अवचेतन मन के निर्देश देते समय आपको सकारात्मक के तरफ आकर्षित और नकारात्मक में से आप बच सके। 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाएं: इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। अन्य सकारात्मक भावनाएं भी हैं, लेकिन ये 7 सबसे शक्तिशाली है, जो आम तौर पर रचनात्मक प्रयास में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। इन 7 भावनाओं की महारत हासिल करें और अन्य सकारात्मक भावना जब आपको जरूरत होगी तब आपके आदेश पे चलेगी। इस संबंध में याद रखें कि आप एक ऐसी किताब का अध्ययन कर रहे हैं और इसका इरादा है जिसके मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाएं भरकर धन के प्रति चेतना विकसित करने में मदद करती है। कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क को नकारात्मक भावनाओं से भरकर धन जागृत नहीं बना सकता। 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं: डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास, क्रोध। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं एक ही समय में मस्तिष्क पर कब्जा नहीं कर सकती है, एक दूसरी पर हावी जरूर होगी। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि सकारात्मक भावना अपने मस्तिष्क पर प्रबल प्रभाव बनाए। यहाँ आदत के नियम अपनी आदत पर मदद पर आएगा। सकारात्मक भावनाओं को लागू करने और उपयोग करने की आदत बनाए। आखिरकार वह पूरी तरीके से आपके मस्तिष्क पर हावी होगी और नकारात्मक उसे प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल इन निर्देशों पर पालन सचमुच और लगातार करके आप अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव की उपस्थिति में आपको अवचेतन मन में रचनात्मक सहायता से सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि आप एक अवचेतन मन करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको अवश्य ही ध्यान दिया होगा कि अधिकांश लोग प्रार्थना का सहारा तब लेते हैं जब बाकी का सफल हो गया हो, वरना वे अर्थहीन शब्दों में एक अनुष्ठान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये एक तथ्य है, जो लोग प्रार्थना करते हैं बाकी असफल लोगों के बाद ही करते हैं। वे भय संदेह के साथ भरे मस्तिष्क के साथ प्रार्थना करें कि वे भावनाएं हैं
जिन पर अचेतन मन काम करता है और उन्हें अनंत ज्ञान के पास भेज देता है। इसी तरह यह भाव है जो अनंत ज्ञान प्राप्त करता है उस पर कार्य करता है। यदि आप एक बात के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन भय के साथ आप प्रार्थना करते हैं कि आप इसे प्राप्त कर पाएंगे, इसकी प्रार्थना पर अनंत ज्ञान काम नहीं करेगा, तो अपनी प्रार्थना तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ ही जाएगी। कभी कभी प्रार्थना का परिणाम उस एहसास में होता है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। यदि आपको कभी भी किसी ऐसी चीज की प्राप्ति का अनुभव हुआ है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, तो आपकी स्मृति वापस जाइए और अपने मन और उस वास्तविक स्थिति को याद कीजिए जब आप प्रार्थना कर रहे थे, और निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि वर्णित सिद्धांत और सिद्धांत से भी बढ़कर है। एक समय आएगा जब देश के स्कूल और शिक्षण संस्था प्रार्थना के विज्ञान को सिखाएंगे। इसके अलावा तब शायद प्रार्थना एक विज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी। जब वह समय आएगा तो कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक मस्ती की ओर डर के भाव से नहीं बढ़ेगा। उसका उचित कारण होगा, तब डर जैसा भाव हो ही नहीं होगा। अज्ञान, अंधविश्वास और झूठे शिक्षण गायब हो चुके होंगे और इंसान अनंत ज्ञान के बच्चे के रूप में अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर चुका होगा। कुछ लोग पहले से ही इस आशीर्वाद को प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो ये भविष्यवाणी दूर की कौड़ी है, तो पीछे मुड़कर मानव जाति पर नजर डाले। 100 साल में भी कम समय से पहले इंसान बिजली को परमेश्वर में प्रकोप का सबूत मानता था और इससे डरता था। अविश्वास की शक्ति धन्यवाद इंसान ने बिजली का इस्तेमाल किया और उसके उद्योग को चलाया। 100 साल से भी बहुत पहले इंसान का विश्वास था कि ग्रहों के बीच में रिक्त स्थान कुछ भी नहीं बल्कि एक महान शून्य स्थान है, मृत शून्य का एक फैलाव है। अब उस शक्ति का धन्यवाद है कि इंसान जानता है कि या तो मृत या फिर शून्य स्थान होने के अलावा ग्रहों के बीच में स्थान बहुत अधिक जीवित है, और शायद विचार के कंपन के सिवाय ये ज्ञान कंपन का उच्चतम रूप है। इसके अलावा इंसान ये जानता है कि वह जीवन, धड़कन, कंपन, ऊर्जा जो पदार्थ के रूप में परमाणु में व्याप्त है, जिसने हर रिक्त स्थान को भर रखा है, वह हर मानव मस्तिष्क के साथ दूसरे मानव मस्तिष्क को जोड़ती है। इंसान के पास इस विश्वास का क्या कारण है कि यही ऊर्जा हर मानव मस्तिष्क को अनंत ज्ञान से नहीं जोड़ती। इंसान के सीमित मस्तिष्क और अनंत ज्ञान के बीच में कोई शुल्क फाटक नहीं है। संचार संवाद के लिए धैर्य, विश्वास, धैर्य और दृढ़ता के सक्षम एक ईमानदार इच्छा को छोड़कर कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा व्यक्ति केवल स्वयं के द्वारा इस दृष्टिकोण को अपना बना सकता है कि मैं चुकाने वाली प्रार्थना बेकार है। अनंत ज्ञान परोक्ष रूप से कोई कारोबार नहीं करता। या तो अप्रत्यक्ष जाइए या फिर धन्यवाद मत कीजिए। आप प्रार्थना वाली किताबें खरीद सकते हैं और लाभ उठाएं। बिना अपने कयामत के दिन उन्हें आने दोहरा सकते हैं। जिन विचारों पर आप अनंत ज्ञान के संपर्क में करवाना चाहते हैं, उन्हें केवल अपने अवचेतन मन के माध्यम से ही परिवर्तन में गुजरना होगा। जिस विधि से आप अनंत ज्ञान से संपर्क करते हैं, वे बिल्कुल उस तरीके से मिलता जुलता है जैसे रेडियो के द्वारा ध्वनि के कंपन से संपर्क बनाया जाता है। यदि आप रेडियो के सिद्धांत को समझते हैं, तो आप निश्चित रूप से समझते होंगे कि ध्वनि का प्रकाश के माध्यम से शोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे कंपन में ऐसी दर तक उठाया परिवर्तन नहीं किया जाता जिसे मानव कान ना सुन सके। रेडियो स्टेशन मानव आवाज की ध्वनि को पकड़कर इसे एक उचित दर पर लाखों गुना अधिक कंपों में बदलकर फौरन आगे भेज देता है। केवल इसी तरीके से ध्वनि कंपन के आकाश के माध्यम से संक्षेप किए जाते हैं। इस बदलाव के होने के बाद आकाश इस ऊर्जा को उठाता है, रेडियो प्राप्ति स्टेशन तक ले जाते हैं और रिसीविंग सेट पर इस ऊर्जा पर कार्य करने और इसके वास्तविक कंपनी के डर कंपनों के डर में बदल देता है ताकि आवाज के रूप में पहचानी जा सके। अचेतन मन एक मध्यस्थ है जो कि किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे अनंत ज्ञान पहचान सकता है, संदेश को प्रस्तुत करता है और प्रार्थना की वस्तु को उपलब्ध कराने की योजना या विचार के रूप में जवाब वापस लाता है। इस सिद्धांत को समझे तो आपको पता चल जाएगा कि महज एक प्रार्थना पुस्तक से पढ़े गए शब्द मनुष्य के मस्तिष्क अनंत ज्ञान के बीच में संचार के एक माध्यम से रूप में कभी भी काम नहीं करेंगे। आपकी प्रार्थना के अनंत ज्ञान तक पहुंचने से पहले ये शायद आप मूल विचार कंपन से आध्यात्मिक कंपन के संदर्भ में बदल जाता है। विश्वास ही केवल वह ज्ञान माध्यम है जो कि आपके विचारों को आध्यात्मिक प्रकृति देगा, और आस्था और भय अस्थायी शादी है, जहाँ तक मिल गया वहाँ अन्य मौजूद नहीं रह सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोचिए और अमीर बनिए। अध्याय 13 मस्तिष्क विचारों का एक प्रसारण और
प्राप्ति केंद्र, धनवान होने की तरफ 12वां कदम। 20 से अधिक साल पहले लेखक ने स्वर्गीय डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ और डॉक्टर एल्मर आर गेट्स के साथ संयोजन के रूप में काम करते हुए ये ध्यान दिया कि हर मानव मस्तिष्क विचार के कंपन का एक प्रसारण और प्राप्ति केंद्र दोनों है। आकाश के माध्यम से जिस प्रकार रेडियो प्रसारण सिद्धांत के काम में लाया जाता है, हर मानव मस्तिष्क अन्य दिमागों से छोड़े गए विचारों के कंपन को पकड़ने में सक्षम है। पिछले अनुच्छेद के बयान के संबंध में तुलना करें और रचनात्मक कल्पना के विवरण पर विचार करें। जैसा कल्पना पर अध्याय में बताया गया है, रचनात्मक कल्पना मस्तिष्क का रिसीविंग सेट है जो दूसरों के दिमाग के द्वारा जारी किए गए विचारों और उसे प्राप्त करता है। यदि किसी चेतन और तार्किक मन के बीच में संचार की एजेंसी है तो उन चारों स्रोतों में जिसमें कोई व्यक्ति विचार को प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है, इसे प्रेरित करने या कंपन के एक उच्च दर पर होने पर मस्तिष्क उन विचारों के कंपन को ग्रहणशील हो जाता है जो आकाश के माध्यम से बाहर के स्रोतों को पहुंचते हैं। कंपनों का उच्च स्तर प्रक्रिया सकारात्मक भावना और नकारात्मक भावनाओं के माध्यम से घटती है। भावनाओं के माध्यम से विचार के कंपनों को बढ़ाया जा सकता है। एक बेहद उच्चतम दर के कंपन ही केवल ऐसे कंपन हैं जो एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक आकाश के द्वारा चुने और ले जाए जाते हैं। विचार कंपन की एक बेहद उच्च दर पर यात्रा करने वाली दर है। ये विचार जो किसी प्रमुख भावनाओं में से एक के द्वारा बदला या उच्च दर पर ले जाया जाता है, वे एक साधारण विचार की तुलना में बहुत ऊंची दर पर कंपन करता है। यह इस प्रकार का एक विचार है जो मानव मस्तिष्क के प्रसारण तंत्र के माध्यम से एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक गुजरता है। यहाँ तक कि प्रबलता, प्रेरणा और शक्ति संबंध है। सेक्स की भावना मानवीय भावनाओं की सूची में सबसे ऊपर आता है। जो मस्तिष्क की भावना से प्रेरित किया जाता है वह उस स्थिति की तुलना में काफी अधिक तीव्र पर कंपन करता है जिसमें वह भावना सुप्त या अनुपस्थित होती है। सेक्स रूपांतरण का परिवर्तन विचारों के कंपन के दर में इस हद तक वृद्धि होता है कि रचनात्मक कल्पना उन विचारों के प्रति अत्यधिक ग्रहणशील हो जाती है जिसे वे आकाश में लेती है। दूसरी ओर जब मस्तिष्क एक तीव्र कंपन करता है तो यह न केवल आकाश के माध्यम से अन्य मस्तिष्क के द्वारा जारी और विचारों सुझाव को आकर्षित करता है बल्कि एक व्यक्ति के अपने विचारों को एहसास दिलाता है जो कि विचारों चुने जाने पर अवचेतन मन के द्वारा उन पर काम किए जाने से पहले आवश्यक है। इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रसारण सिद्धांत पर कारक है जिसके माध्यम से आप अपने विचारों के साथ एहसास और भावनाओं का मिश्रण करते हैं, अपने अवचेतन मन में उन्हें खो देते हैं। अवचेतन मन मस्तिष्क का भेजने वाला केंद्र है जिसके माध्यम से विचार के कंपन प्रसारित होते हैं। रचनात्मक कल्पना रिसीविंग सेट है जिसके माध्यम से आकाश से विचार में ग्रहण किए जाते हैं। अचेतन मन के महत्वपूर्ण कारकों और रचनात्मक कल्पना के उन सकायों के साथ अपने मस्तिष्क प्रसारण के तंत्र भेजने वाले और प्राप्त करने वाले सेट का गठन करते हैं। अब आत्म सुझाव के सिद्धांत पर विचार करें जो एक माध्यम से जिनके द्वारा प्रसारण केंद्र को संचालित कर सकते हैं। आत्म सुझाव पर अध्ययन में वर्णित निर्देशों के माध्यम से निश्चित रूप से आपको उस विधि के बारे में सूचित किया गया होगा जिसके द्वारा इच्छा को उसके मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। आपके मस्तिष्क प्रसारण केंद्र का संचालन एक अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया है। जब आप अपने प्रसारण केंद्र अवचेतन मन रचनात्मक कल्पना आत्म सुझाव का उपयोग करना चाहते हैं तो लागू करने के लिए 3 सिद्धांतों पर ध्यान रखना होगा। वे प्रेरणा के द्वारा माध्यम से उन 3 सिद्धांतों का कार्य रूप देते हैं। उस इच्छा के साथ शुरू होने वाली प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। महानतम शक्तियाँ अमूर्त होती है। अर्थात दुनिया को उन शक्तियों को समझने की सीमा तक ले गया जो अमूर्त और अनदेखी हैं। उन युगों से भी गुजर चुके हैं जो इंसान अपनी भौतिक इंद्रियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहा है और अपने ज्ञान को भौतिक चीज़ों तक सीमित कर लिया है और जिन्हें वे देख, स्पर्श, तोल और माप सकता है। अब आप सबसे अद्भुत युग में प्रवेश कर रहे हैं। इस युग में हमारे बारे में दुनिया की अमूर्त शक्तियों के बारे में सिखाएगा। शायद हम इस युग के गुजरने के लिए सीखेंगे और अन्य स्वयं के शारीरिक स्वयं की तुलना में अधिक शक्तिशाली जिसे हम आईने में देखते हैं। कभी कभी इंसान उन चीज़ों के बारे में हल्के तरीके से बोलते हैं जिसे वे अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। जब इसके विचार में सुनते हैं तो इसे याद दिलाना चाहिए कि जब हम देखिए और अमूर्त शक्तियों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। पूरी मानव जाति की इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वह महासागरों की घूमती लहरों में लिपटी हुई अमूर्त शक्तियों का मुकाबला करे या फिर उसे नियंत्रित कर सके। इंसान में उन गुरुत्वाकर्षण की अमूर्त शक्ति को समझने की क्षमता ही नहीं है जो इस छोटी सी पृथ्वी से बीच में लटकाए रखती है और इंसान गिरने से बचाए रखती है और जो उसे नियंत्रित
करने की शक्ति को बहुत ही कम है। इंसान उस अमूर्त शक्ति के पूरी तरीके से अधीन है जो गड़बड़ाहट वाले तूफान के साथ आती है। वे अमूर्त शक्ति की मौजूदगी में असहाय हो जाता है। उसे यह तक नहीं पता कि बिजली क्या है और कहाँ से आती है और इसका उद्देश्य क्या है, और ना ही किसी तरीके से अनदेखी और अमूर्त चीज़ों के बीच में अज्ञानता का अंत है। यह पृथ्वी की मिट्टी में लिपटी हुई शक्ति है जिसे कोई नहीं समझ सकता। एक शक्ति जो कि उस भोजन में हर निवाला प्रदान करती है। वह खाता है हर कपड़ा जो उसे पहनता है, हर डॉलर जिसे वो जेब में रखता है। मस्ती के नाटकीय कहानी अंतिम पर समाप्ति नहीं। इंसान अपनी सीख बखारने वाली संस्कृति और शिक्षा के साथ अमूर्त शक्तियों के बारे में बहुत ही कम और बिल्कुल भी नहीं समझता है। वे जानता है लेकिन थोड़ा बहुत भौतिक मस्तिष्क के विषय में और उनकी जटिल मशीनरी में, अपने विशाल नेटवर्क के बारे में जिसके माध्यम से विचार की शक्ति को इसके पदार्थ समतुल्य में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन वह अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जो इस विषय पर आत्मज्ञान देता है। पहले से ही विज्ञान ने ऐसे लोगों में अपना ध्यान मस्तिष्क नामक इस अद्भुत चीज के अध्ययन में लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि वह अपने अध्ययन के शुरुआती दौर में उन्होंने ये जानकारी पर पर्याप्त ज्ञान का पर्दाफाश किया कि मानव मस्तिष्क पर मध्य स्विच बोर्ड मस्तिष्क के कोशिकाओं के एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली रेखाओं की संख्या एक के बाद एक 15 करोड़ शून्य लगाने से प्राप्त होने वाली संख्या के बराबर होती है। शिकागो विश्वविद्यालय के डॉक्टर सी जॉनसन ने कहा था कि आंकड़ा इतना अति विशाल है कि प्रकाश वर्ष के सैकड़ों मिलियन खगोलीय आंकड़ों की तुलना में महत्वहीन बन जाते हैं। यह निर्धारण किया गया है कि मानव सेरेब्रस कॉर्टेक्स में 10 ट्रिलियन से लेकर 14 ट्रिलियन तक तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और हम जानते हैं कि ये भिन्न भिन्न पैटर्न्स में विकसित है। ये व्यवस्थाएं बेहतरीन नहीं है, ये क्रम लगी हुई हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक फिजियोलॉजी में विकसित विधि में सूक्ष्म इलेक्ट्रोड से सही स्थिति कोशिकाओं या फाइबर से एक्शन करंट निकलता जाता है और उन्हें रेडियो ट्रिब्यूट के साथ उन्हें भेजा जाता है। एक बोल्ट के 10 लाखवें हिस्से के लिए संभावित अंतर रिकॉर्ड दिए गए हैं। यह कल्पनातीत है कि ऐसी जटिल मशीनरी केवल भौतिक शरीर के विकास और रखरखाव के एकमात्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए अस्तित्व में होनी चाहिए। ये संभव ही नहीं है कि वही प्रणाली अरबों मस्तिष्क कोशिकाओं को एक दूसरे के संचार का माध्यम है, किसी अन्य अमूर्त शक्तियों के साथ भी संचार का साधन प्रदान करती है। जब ये पुस्तक लिखी जा चुकी थी तो इस पुस्तक की पांडुलिपि के प्रकाशन तक पहुंचने वाले ठीक पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संपादक दिखाया गया जिसमें लिखा था कि अद्भुत मानसिक घटना के क्षेत्र में कम से कम एक महान विश्वविद्यालय और एक अद्भुत और एक बुद्धिमान नवोन्मेष के संगठित शोषित हो रहा है, जिसके माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंच गया कि इस अध्याय और इसके बाद अध्ययन में किए गए विचारों के निष्कर्ष के समान ही है। संपादक में डॉक्टर राइन और ड्यूक विश्वविद्यालय में उनके सहकारी के कार्यों के संक्षेप में वर्णन किया गया है। टेलीपैथी क्या है? एक महीने पहले हमने इस पृष्ठ पर अंतर्दृष्टि और दूर संवेदन के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए 1 लाख से अधिक परीक्षणों से प्रोफेसर राइन और ड्यूक विश्वविद्यालय में उन्हें सहयोगियों के द्वारा हासिल उल्लेखनीय परिणामों में से कुछ उल्लेख किया गया। ये परिणाम हार्पर्स मैगजीन से पहले 2 लेखों में प्रस्तुत किए गए थे। दूसरे में जब दिखाया गया तो लेखक E.H. राइट अवधारणा के इन अति संवेदन तरीकों के प्रकृति से संबंधित सीखा है जिसका निष्कर्ष निकाला उचित है उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दूर संवेदन और अति इंद्रिय दृष्टि राइन के प्रयोग के परिणाम के रूप में अब उन वैज्ञानिक और अत्यधिक संभावित लगती है और विधि शीघ्र ग्रहण करने योग्य लोगों में उस विशेष पेग में इतने पत्तों के नाम देने के लिए कहा गया है जितने वे बिना देखे और बिना कोई अन्य संवेदी उपयोग किए बता सकते हैं। कई पुरुष और महिलाओं में खोज कर ली गई जो नियम के रूप में बहुत से पत्तों को सही नाम बता सकते थे। इसके संवेदन और भाग्य के कारण होने की करोड़ों संभावनाओं में से एक संभावना नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? वह मानते हुए कि शक्ति के अस्तित्व में है और शक्ति प्रचित नहीं होती है। उनके लिए कोई ज्ञात अंक नहीं है। प्रयोगों में 100 मील दूरी पर उतनी ही अच्छी तरीके से काम किया जितना एक ही कमरे में किया था। श्रीमान राइट की राय में सत्य को विकिरण में किसी भी भौतिक सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास नहीं किया गया है। विकसित ऊर्जा के सीधी सभी ज्ञात रूपों में तत्व के दूर में वर्ग के साथ वित्त चक्रानुपाती की गिरावट आती है।
दूर संवेदन और अति इंद्रिय दृष्टि से नहीं आती, लेकिन वह हमारी अन्य मानसिक शक्तियों के तरह भौतिक कारणों के माध्यम से बदलती है। सबसे व्यापक राय के विपरीत में वह बेहतर नहीं है जब व्यक्ति सुस्त अवस्था और अर्ध निद्रा की अवस्था में होता है, बल्कि उसके विपरीत तब वह पूरी तरीके से जगा हुआ होता है, सतर्क रहता है। राय ने खोजा कि एक मादक द्रव्य समझने वाले अंक कम नहीं होते, लेकिन जबकि एक प्रेरक हमेशा ही ऊंचा रहता है। सबसे विश्वसनीय प्रदर्शन करता जाहिर तौर पर एक अच्छा शोकार नहीं बना सकते हैं, जबकि वह पूरी कोशिश ना करे। एक निष्कर्ष को राइट ने विश्वास निकाला कि वह दूर संवेदन और अति इंद्रिय वास्तव में एक समान ही है। यही कारण है कि एक मौज पर पड़े हुए पत्ते को बता देने के प्रयोग होने वाले सकाय ही एक ऐसा है जो किसी अन्य व्यक्ति के मन के विचार को पड़ता है। इस विश्वास में कई आधार है। अब तक उदाहरण के लिए ये 2 उपहार हर व्यक्ति के पास पाए गए हैं, इनमें से किसी एक का आनंद उठाता है। अभी तक हर एक में दोनों लगभग एक समान प्रबलता वाले होते हैं। दोनों पर ही किसी पर्दे, दीवारों, दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट पर आगे को बात के व्यक्त करते हैं, वह मात्र अंतर्ज्ञान से ही अधिक होता नहीं, बल्कि अन्य अंतरिक्ष संवेदी अनुभव, भविष्य सूचक सपने, आपदा में पूर्वाभास इस तरीके से का हिस्सा साबित हो सकते हैं। पाठक इस निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा है जब तक कि वह आवश्यक ना समझे, लेकिन राइस के ढेर के सबूतों की प्रभावशाली रहना ही चाहिए। इस स्थिति में संबंध में डॉक्टर रैंक की घोषणा को देखते हुए इसके तहत मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया करता है जिसे वे अवधारणा के अतिरिक्त संवेदी तरीके कहता है। मैं उन गवाही में जोड़ते हुए विशेष अधिकार महसूस करता हूँ कि मेरे साथी में खोज की, जो हम विश्वास करते हैं कि एक आदर्श स्थिति है जिसके तहत मस्तिष्क को प्रेरित किया जा सकता है ताकि अगले अध्याय में वर्णित छठी इंद्रियों से व्यवहारिक तरीके से कार्य करवाया जा सके। मैं जिन परिस्थितियों का संदर्भ देता हूँ, मेरे और मेरे स्टाफ के 2 सदस्यों के बीच कार्य का गठबंधन है। प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से हमने ये खोजा है कि अपने मस्तिष्क को प्रेरित कैसे करें ताकि हम 3 मस्तिष्कों के सम्मिश्रण से एक बनाने की एक प्रक्रिया के द्वारा निजी समस्याओं की एक महान विविधता का हल निकाले, जो कि मेरे ग्राहकों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। प्रक्रिया बहुत सरल है। हम एक सम्मेलन की मेज पर बैठते हैं, हम स्पष्ट रूप से विचाराधीन समस्या की प्रकृति बनाते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में आए किन्हीं भी विचारों का योगदान देता है। मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए इस विधि की अजीब बात यह है कि प्रत्येक प्रतिभाशाली और निश्चित रूप से उनके अनुभव के बाहर से ज्ञान के स्रोतों को संपर्क ले आता है। यदि आप मास्टरमाइंड के अध्ययन में वर्णित सिद्धांतों को समझते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ मास्टरमाइंड के उन व्यवहारिक प्रयोगों के रूप में वर्णित गोल मेज तकनीक की प्रक्रिया को पहचानते हैं। 3 लोगों के बीच में निश्चित विषयों की सामंजस्यपूर्ण चर्चा के माध्यम से मस्तिष्क को प्रेरित करने और उनका तरीका मास्टरमाइंड में सबसे आसान और सबसे व्यवहारिक उपयोगों को दिखाता है। इसी तरह कि ये योजना को स्वीकार और पालन करने में इस दर्शन के कोई भी छात्र परिचय में वर्णित प्रसिद्ध कार्नेगी सूत्र को प्राप्त कर सकता है। यदि इस समस्या में आपके लिए कोई मतलब नहीं है तो इस मेज पर निशान लगाएं और अंतिम अध्याय के बाद इसे फिर से पढ़ें। अवसाद के भेष में एक वरदान था, एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी दुनिया को परिवर्तित किया, जो हर एक को एक नया अवसर देता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोचिए और अमीर बनिए। अध्याय 14, छठी इंद्रियां, बुद्धिमानी के मंदिर का दरवाजा, धनवान होने की तरफ 13वां कदम। 13वां सिद्धांत छठी इंद्रियों के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से अनंत प्रज्ञा व्यक्ति के प्रयास और उसके द्वारा किसी भी की मांग के विश्लेषण से संवाद करके कर सकती है और करेगी ही। यह सिद्धांत दर्शन का शीर्ष बिंदु है। वह केवल अपने अन्य 12 सिद्धांतों के माहिर होने पर आध्यात्मिक और समझा लागू किया जा सकता है। छठी इंद्रिया और चेतन मन का वह भाग है जिसे रचनात्मक कल्पना के रूप में संदर्भ किया जाता है। इसे प्राप्तकर्ता समुच्चय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसके माध्यम से परिकल्पनाएं, योजनाएं, विचार मस्तिष्क में खोदते हैं और खोद को कभी कभी अंतर्ज्ञान या फिर प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। छठी इंद्रियां विवरण खारिज कर देती हैं। इसे एक ऐसे व्यक्ति को वर्णित नहीं किया जा सकता जिसमें इस दर्शन के अन्य सिद्धांतों में
महारत हासिल नहीं की है, क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति विज्ञान और कोई अनुभव ही नहीं है जिसके साथ छठी इंद्रिय की तुलना की जा सके। छठी इंद्रिय के का समझ केवल ध्यान से अंतर के मन में विकास के माध्यम से किया जाता है। छठी इंद्रिय शायद आदमी के परिमित मस्तिष्क और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच में संपर्क का माध्यम है। इस कारण यह मानसिक आध्यात्मिक दोनों का मिश्रण है और इसे वह बिंदु माना जाता है जिस पर आदमी का मस्तिष्क सार्वभौमिक मस्तिष्क से संपर्क किया जाता है। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों को महारत हासिल करने के बाद आप एक बयान के सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो अन्यथा आपके लिए अविश्वसनीय हो सकता है। अर्थात छठी इंद्रियों की सहायता से आपको आसन खतरों से बचने के लिए समय रहते अपनी चेतावनी ही दी जाएगी और समय रहते ही गले लगाने वाले अवसरों के बारे में सूचित किया जाएगा। छठी इंद्रियों के विकास के साथ आपकी मदद के लिए और आपकी बोली करने के लिए एक मसीहा आता है जो हर समय आपके लिए बुद्धि के मंदिर का दरवाजा खोल देता है। चाहे यह सत्य हो, यह एक बयान ही है, लेकिन यह एक सत्य बयान है। सिवाय इस पुस्तक के पन्नों में वर्णित निर्देशों में या फिर कुछ इस तरह की प्रक्रिया पद्धति के पालन से इसे पता नहीं चलेगा। लेखक को चमत्कार और विश्वास नहीं है, न ही उसका एक वकील है, क्योंकि उन्हें यह समझने के लिए प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है कि प्रकृति कभी अपने स्थापित कानूनों से भटकती नहीं है। उनके कानूनों में से कुछ तो इतने समझ से बाहर होते हैं कि ऐसे उत्पादित करते हैं जो चमत्कार दिखाई देता है। छठी इंद्रिय में एक ऐसे चमत्कार की तरह हमारे पास होती है जैसा मैंने कभी कुछ भी अनुभव किया हो, वे उस तरीके से प्रकट केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि मुझे विधि प्रकार से समझ नहीं आता जिसके द्वारा सिद्धांत ये चल रहा है। लेखक को बस इतना ही पता है कि शक्ति या फिर प्राथमिक कारण या फिर एक प्रज्ञा जो पदार्थ के हर परमाणु में व्याप्त है और आदमी के लिए प्रत्यक्ष ऊर्जा का हर इकाई को गले लगाती है। यह अनंत प्रज्ञा के ओक के फल को ओक के पूर्ण में परिवर्तित करता है। गुरुतत्व के कानून के जवाब में पानी के पहाड़ी के नीचे प्रवाहित होने का कारण बनती है। दिन के बाद रात होती है, गर्मी के बाद सर्दी, प्रत्येक अपनी उचित जगह और दूसरे का रिश्ता बनाए रखता है। यह प्रज्ञा इस दर्शन के सिद्धांत के माध्यम से इच्छाओं को ठोस और भौतिक रूप से परिणित करने की सहायता करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेखक को ये ज्ञान है क्योंकि उसने इसके अलावा साथ प्रयोग किया गया है और इसका अनुभव किया गया है। पिछले अध्ययन के माध्यम से क्रम से आखिरी सिद्धांत पर पहुंचते हैं। यदि आपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों में से प्रत्येक में महारत हासिल की है तो आप उस पर किए गए अद्भुत दावों पर उलझे बिना किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। यदि आप अपने अन्य सिद्धांतों में महारत हासिल नहीं करते हैं तो इससे पहले आप निश्चित रूप से निर्धारित करें, चाहे या नहीं, इस अध्याय में किए गए दावे के तथ्य या कल्पना आपको ऐसा करना ही चाहिए। जब मैं नायक पूजा की उम्र से गुजर रहा था, मैंने अपने आप को उस नकल करने की कोशिश करते हुए पाया कि सबसे अधिक प्रशंसा वह करता था जिसके अलावा मैं अपनी प्रशंसा करता था। इसके अलावा मैंने पता किया कि आस्था के तत्व के साथ अपने आदर्श लोगों की नकल करने का प्रयास करता था, उनसे काफ़ी सफलतापूर्वक वैसे ही करने की उन्हें मुझे महान क्षमता प्रदान की थी। मैंने नायक पूजा की आदत से अपने आप को पूरी तरीके से कभी मुक्त नहीं किया। हालांकि मेरी उम्र बीत चुकी है, उसके बाद आमतौर पर इस तरह की चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि सही बयान के माध्यम महान होने पर अगली अच्छी चीज़ लगभग हर संभव के रूप में भावना कार्यवाही में महान अनुकरण करती है। बहुत पहले मैंने कभी प्रकाशन के लिए जनता के बीच में एक भाषण देने के प्रयास के रूप में एक पंक्ति लिखी थी। मैं 9 लोगों के जिनका जीवन कार्य के लिए मेरे प्रभावशाली हो गया था, उनके नकल के लिए कोशिश करने के द्वारा खुद के चरित्र को आकार देने की आदत का अनुसरण करता हूँ। ये 9 आदमी इमर्स, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बैक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्गी थे। वर्षों लंबी अवधि तक रात के समूह के साथ एक कल्पना परिषद में बैठक आयोजित किया और मैं आदर्श सलाहकार कहा करता था। प्रक्रिया यह थी कि रात में सोने जाने से ठीक पहले मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता था और कल्पना में मनुष्य के समूह को अपने साथ परिवेश मेज पर चारों ओर बैठा हुआ देखा करता था। यह मेरे पास न सिर्फ उन लोगों के बीच में बैठने का अवसर था जिन्हें मैं बहुत अच्छा मानता था, बल्कि वास्तव में अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए समूह का प्रमुख तत्व रखता था। इन रात्रि बैठकों के माध्यम से अपनी कल्पना में मिलित होकर मेरा एक बहुत ही निश्चित उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य था मेरे अपने चरित्र का पुनर्निर्माण करना, ताकि मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्र के समग्र का प्रतिनिधित्व करे, उसे साकार करना। प्रारंभिक जीवन में जैसा मैंने किया था, मुझे अज्ञानता और अंधविश्वास के माहौल में जन्मजाता बाधा दूर करना था। मुझे जानबूझकर अपने आप को यह वर्णन किया गया विधि के माध्यम से स्वेच्छापूर्ण वर्णन कार्य सौंप दिया गया। सतत सुझाव के माध्यम से चरित्र निर्माण। मनोविज्ञान
का एक तत्पर छात्र होने के नाते जाहिर है कि मैं जानता हूँ कि सभी मनुष्य आज जो कुछ भी बन गए हैं वह अपने प्रभावी विचारों और इच्छाओं की वजह से ही बने हुए हैं। मुझे पता है कि हर गहरी बैठी हुई इच्छा एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके माध्यम से इच्छा को हकीकत में परिणत किया जा सकता है। मुझे पता था कि चरित्र निर्माण में आत्म सुधार एक शक्तिशाली कारक है, कि वह अमल है, वह एकमात्र सिद्धांत है जिसके माध्यम से चरित्र निर्माण होता है। मस्तिष्क संचालन के सिद्धांतों के इन ज्ञान के साथ मेरे चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ मैं काफ़ी अच्छी तरीके से हथियारबंद था। इन काल्पनिक परिषद के बैठकों में मैं ज्ञान के लिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से मुलाकात करता था। मैं प्रत्येक के योगदान की कल्पना करता था। श्रेय शब्दों में प्रत्येक सदस्य को अपने निम्नलिखित विचार संबोधित करता था। श्रीमान इमर्सन, मैं आपसे प्रकृति की अद्भुत सक्षम प्राप्त करने के लिए इच्छा करता हूँ जिसमें आपके जीवन की प्रतिष्ठित किया है। मैं कहता हूँ कि आपने मेरे अवचेतन मन पर कुछ गुणों का एक प्रभाव छोड़ा है जो आपको प्रकृति के नियमों को समझने और स्वयं के अनुकूल बनाने के सक्षम बनाती है। मैं कहता हूँ कि इस प्रयोजन के जो भी ज्ञान के स्रोत को उपलब्ध है उन तक पहुँचने और आयत्त करने के लिए आपने मेरी सहायता की है। श्रीमान बर्बैन, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे ये ज्ञान दीजिए जो आपको प्रकृति के नियमों इतना अनुरूप बनाने के सक्षम बनाता है कि आप नागफनी को अपने कांटे त्यागने और एक खाद्य पदार्थ बन जाने के विवश कर देते हैं। मुझे उस ज्ञान को पहुंच प्रदान कीजिए जो आपको घास के 2 पत्ते उगाने में सक्षम बनाता है, लेकिन जहां पर पहले उगती है और आपके अकेले सफलतापूर्वक लिली के मूल्य में अपने फूलों के रंगों को अधिक भव्यता और सद्भाव के साथ महसूस करने की मदद करती है। नेपोलियन मनुष्य को उन्हें बड़ी ही अत्यात्मिक दृढ़ काल्पनिक कार्यवाही की भावना के प्रति प्रेरित करने के लिए जागरूक करने की आपकी जो अद्भुत क्षमता है उस अनुकरण से प्राप्त करने की मेरी आपसे इच्छा है। इसके अलावा स्थायी विश्वास की भावना को अधिग्रहण करने के लिए जो आपको हार को जीत में बदलने और अचानक उपस्थित होने वाले बाधाओं से जूझने में सक्षम बनाती है। भाग्य के सम्राट, अवसर के राजा, नियति के प्यार और मैं उसे सलाम करता हूँ। श्रीमान पेन, मैं आपसे विचार करने की स्वतंत्रता, साहस, स्पष्टता प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ जिसके साथ प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है जो आपको इतना प्रतिष्ठित बनाती है। श्रीमान डार्विन ने, मैं आपसे अद्भुत इच्छे, धैर्य और पूर्वाग्रह पक्षपात के बिना जो कारण और उसके प्रभाव के अध्ययन करने में क्षमता प्राप्त करना चाहता हूँ आपके द्वारा प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत एक उदाहरण है। श्रीमान लिंकन, आपकी न्याय की गहरी समझ, धैर्य का अथक भाव, हास्य का बोध, मानव की समझ, सही सूरता जो आपको विशिष्ट विशेषताएं थी, मैं आपके चरित्र का निर्माण करने की इच्छा रखता हूँ। श्रीमान कारगिल, मैं एक जीवन कर्म के अपनी पसंद के लिए आपका पहले से ही आभारी हूँ जिसने मुझे अपार सुखी और मन की शांति प्रदान की है। मैं संगठित प्रयास के सिद्धांतों को पूरी तरीके से समझ प्राप्त करना चाहता हूं जिसमें एक महान औद्योगिक उद्यम के निर्माण में बहुत ही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। श्रीमान फोर्ड, आप मनुष्य के बीच में सबसे अधिक सहयोगी रहे हैं जिन्होंने मेरे काम के लिए आवश्यक सामग्री के अधिकांश की पूर्ति की है। मैं आपकी अटलता, दृढ़ कल्पना, शिष्टता और आत्मविश्वास की भावना प्राप्त करना चाहता हूं जिसके द्वारा गरीबी संगठन एकजुटता मानव प्रयास का आसान बनाने में विशेषज्ञ हासिल करने के सक्षम बनाया गया है जिसमें मैं आपके नक्शे कदम पर चलकर दूसरों की मदद कर सकता हूं। श्रीमान एडिशन, मैंने आपको अपनी दाहिनी तरफ अपने सबसे निकट बैठाया है क्योंकि सफलता और विफलता के कारणों में मेरे बोध के दौरान आपने मुझे अपना व्यक्तिगत सहयोग दिया है। मैं आपसे आस्था की अद्भुत भावना जिसके द्वारा आपने प्रकृति के इतने रहस्यों का पर्दाफाश किया, जो निरंतर परिश्रम की भावना जिसके साथ आपने इतनी बार हार से जीत छीन ली है, प्राप्त करना चाहता हूँ। काल्पनिक मंत्रिमंडल के सदस्यों को संबोधित करने का मेरा तरीका चरित्र के लक्षण के अनुसार जिसमें मैं उस तत्काल समय में सबसे अधिक दिलचस्पी प्राप्त करना था अलग अलग होता था। मैंने श्रम साध्य देखभाल के साथ अपने जीवन के अभिलेखों का अध्ययन किया है। रात की इस प्रक्रिया के उच्च महीनों में उन खोज से चकित किया जो ये काल्पनिक आकृतियां जाहिरों के तौर पर वास्तविक बन गई। इन 9 लोगों में से प्रत्येक ने व्यक्तिगत विशेषताएं विकसित की जिसने मुझे हैरान कर दिया। उदाहरण के लिए लिंकन ने हमेशा देर से आने और उसके बाद औपचारिक परेड में घूमते रहने की आदत विकसित की थी। जब वे आए तो अपने हाथ पीछे बांधे हुए वे बहुत धीरे धीरे टहलते रहे और एक बार जब आप पास से गुजर रहे थे तो रुक गए। क्षण भर में आपके हाथों पर आपके कंधे थे
और वह आपके चेहरे पर हमेशा गंभीरता के व्यक्ति ओढ़े रहते थे। मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए शायद ही कभी देखा हो। एक पृथकृत राष्ट्र के प्रभाव में उन्हें कब्र बना दिया था। ये अन्य लोगों का सच नहीं है। बर्बेक और पेन अक्सर मजाकिया जाहिर जवाबी में रहते थे, जो हर समय समय पर मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को झटका देता हुआ सा लगता था। एक रात पेन ने सुझाव दिया कि मैं अचेतन युग पर एक व्याख्यान तैयार करूं और एक चर्च के मंच पर जिन्होंने मैंने पहले से ही भाग लिया था उसे संबोधित करूं। मेज के चारों ओर लोग बैठे और सुझाव का दिल खोलकर हंस रहे थे, लेकिन नेपोलियन नहीं। उन्होंने अपने मुंह के कानों को इतने जोर से खींचा और चीखे कि सभी लोग उनकी तरफ मुड़ गए। उन्होंने विस्मय के साथ देखने लगे और उनके चर्च का राज्य का मोहरा मात्र था जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों के द्वारा सामूहिक गतिविधि के एक सुविधाजनक उत्तेजित के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। एक अवसर पर बर्बेक को देर हो गई थी। जब वे आए तो उत्साह से भरे हुए थे और समझाया कि उन्हें देर इसलिए हो गई थी क्योंकि वे प्रयोग कर रहे थे जिसके माध्यम से वे सेब के पेड़ को किसी भी प्रकार से उगाने के सक्षम होने पर आशा कर रहे थे। पेन ने उनकी हंसी उड़ाते हुए याद दिलाया कि वे एक सेब ही था जिसने आदमी और औरत के बीच में सभी मुसीबतों को शुरू कर दी थी। डार्विन दिल ही दिल में मुस्कुराए। जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया था कि पेन जब इकट्ठा करने के लिए बन गए तो उन्हें सपोलने चाहिए थे, जैसा कि उनकी बड़े सांपों के भीतर बढ़ने की आदत होती है। मैसन ने देखा, सर्प नहीं, सेब नहीं। नेपोलियन ने टिप्पणी की, सेब नहीं, राज्य नहीं। लिंकन ने खुद हर बैठक के बाद मेज पर उठने वाले अंतिम व्यक्ति होने की आदत विकसित की हुई थी। हर एक अवसर पर वे मेज के छोर पर झुके हुए थे, उनकी बाहें मुड़ी हुई थी और मिनट के उस स्थिति में बने हुए थे जिन्हें वे परेशान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अंत में उन्होंने धीरे धीरे अपना सर को ऊपर उठे और दरवाजे पर गए और फिर घूम पड़े। वापस आए, अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा और कहा, मेरे बच्चे, जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के यदि आप दृढ़ रहे हो तो आपको बहुत साहस की आवश्यकता होगी, लेकिन याद रखें कि जब कठिनाइयां आपसे आगे निकल जाती हैं तब आम लोगों को सामान्य ज्ञान होता है। विपरीत परिस्थितियां उसका विकास करेगी। एक शाम ऑडिशन सभी दूसरों से पहले आ गए। वे पास आए और मेरे बाएं तरफ बैठ गए, हम जहां परिमर्शन बैठा करते थे, और कहा, जीवन के रहस्य की खोज देखा आपकी किस्मत में है। जब समय आएगा आप देखेंगे कि जीवन में ऊर्जा और संसार की बड़ी ही जमाट हुई लगी हुई है। प्रत्येक उतना ही बुद्धिमान है जितना मनुष्य खुद के लिए सोचता है। जीवन की इकाइयां मधुमक्खियों के छत्तों की तरह एक साथ समूहबद्ध होती है। सामंजस्य की कमी के द्वारा उनके बिखर जाने की एक साथ बनी रहती है। इन इकाइयों के मनुष्य के समान में राय मतभेद देते हैं और अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। ये बैठक जिन्हें आप आयोजित कर रहे हैं आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। वे आपके बचाव के लिए जीवन की सभी इकाइयों पर कुछ लाएंगे जिसके द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके जीवन के दौरान सेवा की गई थी। ये इकाइयां अनंत है, वे अमर है, आपके खुद के विचार और इच्छा के चुंबन के रूप में कार्य करते हैं जो वहां से बाहर जीवन के महान महासागर के जीवन की इकाइयों को आकर्षित करते हैं। केवल अनुकूल इकाइयां आकर्षित होती हैं, वे जो अपनी इच्छाओं की प्रकृति के साथ मेल खाती है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के कमरे में प्रवेश करना शुरू किया। एडिशन उठे और अपनी सीट के चारों ओर धीरे धीरे चहलकदमी करने लगे। जब वह एडिशन अभी भी जी रहे थे, इसने मुझे इतना प्रभावशाली प्रभावित किया कि मैं उनसे मिलने चला गया और उस अनुभव के बारे में बताया जो मोटे तौर पर मुस्कुराया और कहा, अपना सपना उससे कहीं अधिक एक वास्तविक था जितना उसका वास्तविक होने के बारे में आप सोच सकते हैं। उन्होंने अपने बयान के आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं जोड़ा। यह बैठक इतनी यथार्थ पारक बन गई कि मुझे उन परिणामों का डर लगने लगा और कई महीनों तक मैंने उन्हें बंद कर दिया। यह अनुभव इतने अलौकिक थे कि मैं डर गया था कि यदि मैंने उन्हें जारी रखा तो मुझे यह तथ्य दिखाई देना बंद हो जाएगा कि यह बैठक विशुद्ध रूप से मेरे काल्पनिक अनुभव थी। मेरे अभ्यास बंद कर देने के करीब 6 महीने बाद एक रात जब मैं जाग गया, कुछ ही सो रहा था, तभी मैंने लिंकन को अपने बिस्तर के बगल में पड़े हुए देखा। उन्होंने कहा, जल्दी ही दुनिया में आपकी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। यह राजकता की अवधि से गुजरने जा रही है जिसमें पुरुष और महिलाएं अपना भरोसा खो देंगे और दहेज खद्दा घायल हो जाएंगे। अपने काम को आगे बढ़ाओ और अपने दर्शन को पूरा करो, यही आपके जीवन का मिशन है। अगर आप किसी भी कारण से उसकी अपेक्षा करते हो तो आप प्रारंभिक अवस्था को दुर्बल हो जाओगे और वापस उस चक्र में पूरा करने के लिए मजबूर हो जाओगे जिसके माध्यम से आप हजारों साल दौर को गुजर चुके हैं। अगली सुबह
हुआ ये बताने में मैं असमर्थ था। जो मैंने ये सपना देखा था, क्या ये वास्तव में सपना ही था या मैं जाग रहा था? ये जो भी था, मैंने इसके बाद इसे कभी भी अनुभव नहीं किया। और लेकिन मुझे ये पता था कि सपना यदि एक सपना था तो अगले दिन मेरे मस्तिष्क में इसकी इतनी स्पष्ट था कि मैं अगली रात अपनी बैठक के लिए फिर से शुरू कर दी। और हमारी अगली बैठक में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ कमरे में मौजूद हुए और परिषद की मेज पर अपने पूर्व नीति के स्थानों पर खड़े थे। तभी लिंकन ने एक गिलास पानी उठाया और कहा, सज्जनों, आइए हम अपने दोस्त के लिए एक जाम पिए और अपने समूह में वापस आ जाएं। उसके बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में नए सदस्यों को जोड़ना शुरू कर दिया जब तक कि वे 50 से अधिक नहीं हो गए। इस समय में सेट, पॉल, गैलीलियो, कोपरनिकस, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, होमर, डायोड्रो, बुनरो, स्पिनोजा, डेकार्ट, स्पिवाक, न्यूटन, कन्फ्यूशियस, अल्बर्ट हुटान, ब्राउन, इनबर्शॉर, विल्सन और विलियम जेम्स थे। यह पहली बार है कि मैंने इसका उल्लेख करने का साहस किया। इससे पहले यह विषय चुप बना रहा था, क्योंकि इस तरीके के मामलों के संबंध में मेरे दृष्टिकोण में मैं जानता था कि यदि मैंने असामान्य अनुभव का वर्णन किया तो मैं गलत समझा जा सकता हूँ। अपने अनुभव को मौद्रिक पृष्ठ के बदलकर मैं उत्साहित हो गया, क्योंकि वे क्या कहते हैं इसके बारे में बीत चुके वर्षों के मुकाबले में अब कम चिंतित भी हूँ। परिपक्वता की आशीर्वाद में से एक है कि यह कभी कभी एक व्यक्ति को लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे इसके प्रभाव के बिना अधिक साहस उत्पन्न करता है। मुझे गलत न समझा जाए, मैं बहुत जोर देकर कहना चाहूँगा कि मैं अभी भी अपने मंत्रिमंडल की बैठक को पूरी तरीके से कल्पना मानता हूं, लेकिन मैं खुद को यह सुझाव देने का हकदार मानता हूं कि मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य विशुद्ध रूप से काल्पनिक हो सकते हैं और बैठकों के अस्तित्व में मेरी कल्पना में ही है, लेकिन मुझे रोमांचित और गौरवशाली रास्तों पर ले गई। उन्होंने वास्तविक मानता की सराहना के फिर और जगह रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित किया और ईमानदार विचारों के अभिव्यक्ति की हौसला बढ़ाया। मस्तिष्क की कोशिका संरचना में कहीं न कहीं एक अंग स्थित है जो कि विचार के कंपनों को प्राप्त करती है, जिसे आमतौर पर अंतर्ज्ञान कहा जाता है। तब तक विज्ञान ने इसे खोज नहीं की छठी इंद्रिय का अंग कहाँ स्थित है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्य यह है कि मनुष्य भौतिक इंद्रियों के अलावा अन्य स्रोतों के माध्यम से सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस तरह का ज्ञान आमतौर पर तब प्राप्त किया जाता है जब मस्तिष्क असाधारण उत्तेजित के प्रभाव में होता है। कोई भी आपात स्थिति के अनुभव को भावना को जगाती है और दिल की धड़कनों को सामान्य की तुलना में अधिक तीव्र कर देती है। छठी इंद्रियों को सक्षम कर देती है, बल्कि कर देती है। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास ड्राइविंग करते समय एक दुर्घटना के बाल बचने का अनुभव है, वह जानता है कि ऐसे अवसरों पर छठी इंद्रिय का आकर अक्सर क्षण भर में दुर्घटना से बचाकर मदद करती है। इन तथ्यों का अन्य तथ्य के बयान करने के लिए प्रारंभिक उल्लेख किया जाता है, जिसे मैं अब बताऊंगा। इसका नाम है अदृश्य सलाहकार। इसके साथ अपनी बैठकों के दौरान मैं वास्तव में छठी इंद्रियों के माध्यम से मुझ तक पहुंच रहे विचारों और युक्तों के ज्ञान के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील पाता हूं। इस सच्चाई से कह सकता हूं कि मैं प्रेरणा के माध्यम से इस प्राप्त की गए विचारों, तथ्यों और ज्ञान को पूरा श्रेय अपने अदृश्य सलाहकार को देना चाहता हूं। बहुत से अवसरों और पर मुझे आपात स्थिति में सामना करना पड़ता है, उसमें से कुछ गंभीर थी। मेरा जीवन खतरे में था। चमत्कारिक ढंग से मेरे अदृश्य सलाहकार के माध्यम से मुझे उन कठिनाइयों को पार करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। काल्पनिक लोगों के साथ परिषद के बैठकों का आयोजन करने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य केवल उन विशेषताओं के साथ जिन्हें पाना चाहता था, आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से मेरे अवचेतन मन को प्रभावित करना था। हाल ही के वर्षों में मेरे प्रयोग ने पूरी तरीके से अलग प्रवृत्ति अपना बना ली थी। मैं अब हर उस कठिन समस्या के साथ अपने काल्पनिक सलाहकारों के पास जाता हूं जो मेरे और मेरे ग्राहकों के सामने पेश आती है। परिणाम अक्सर आश्चर्यजनक रहे हैं। हालांकि मैं सुझाव के स्वरूप में पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहता हूं। आप बेशक जान चुके हैं कि यह अध्याय एक ऐसे विचारों को शामिल करता है जिसके साथ अधिकांश लोग परिचित नहीं हैं। छठी इंद्रिय एक विषय है जो उस व्यक्ति के लिए महान रुचि और लाभ का होगा। उसके उद्देश्य से विशाल दौलत जमा करता है, लेकिन उसे उन लोगों के ध्यान के मांग करने की जरूरत नहीं है जिनकी इच्छाएं अधिक सामान्य है। हेनरी फोर्ड निसंदेह छठे इंद्रियों को समझते और उनके व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। इसका विशाल व्यापार और वित्तीय संचालन के लिए आवश्यक है कि वे सिद्धांत को समझे और उपयोग करें। स्वर्गीय थॉमस एडिसन ने आविष्कार के विकास के सिलसिले में छठी इंद्रियों को समझा और उसका प्रयोग किया। खासकर बुनियादी पेटेंट शामिल करने वाले के संबंध में उनका कोई मानवीय अनुभव में था। वे बात करने वाली मशीन और चलचित्र मशीन पर काम कर रहे थे। ऐसे में नेपोलियन बोनापार्ट, जॉन ऑफ
ऑक, मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशन और मोहम्मद साहब ए लगभग सभी महान नेताओं में छठी इंद्रियों को समझा और इसका लगातार इस्तेमाल भी किया। उनकी महानता एक बड़ा हिस्सा इस सिद्धांत के उनके जीवन में बना हुआ था। छठी इंद्रिय एक ऐसी चीज नहीं है जिसे इच्छा में पहन और उतार सकता है। इस महान इंद्रिय इन शक्ति का उपयोग करने की क्षमता उस पुस्तक में लिखे अन्य सिद्धांत के प्रयोग में धीरे धीरे आती है। शायद ही कभी किसी व्यक्ति ने 40 वर्ष की उम्र से पहले छठी इंद्रिय का व्यवहारिक ज्ञान विरासत में लिया हो। यह ज्ञान तब तक की उपलब्ध नहीं होती जब तक कोई पूरी तरीके से 50 तक नहीं हो जाता। यह इस तरीके से है क्योंकि अध्यात्म शक्ति उनकी छठी इंद्रियों का बारीकी से संबंध है। यह सम परीक्षा, ध्यान के वर्षों और गहन चिंतन के माध्यम के अलावा किसी भी तरीके से परिपक्व और प्रयोग योग में नहीं बनती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। इस किताब में पढ़ने के लिए आपका उद्देश्य क्या हो सकता है। आप इस अध्याय में वर्णित सिद्धांत में समझे बिना इसका लाभ उठा सकते हैं। यह विशेष रूप से सच है कि आपका मुख्य उद्देश्य धन और अन्य भौतिक चीजों का संचय करना है। छठी इंद्रियों पर अध्ययन करने से यह भी शामिल किया गया था क्योंकि किताब का एक पूरा दर्शन पेज के उद्देश्य में बनाया गया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बिना चूके उन सभी चीजों को पाने के लिए खुद को मार्गदर्शन दे सकता है जो कुछ भी वो जीवन में मांगता है। सभी उपलब्धि की शुरुआती बिंदु इच्छा है, अंतिम बिंदु उन किस्म का ज्ञान है जो समझ, स्वयं को समझ, दूसरों के समझ, प्रकृति के नियमों का समझ, खुशी की समझ और पहचान की समझ की ओर लेके जाता है। इस तरह की समझ अपनी परिपूर्ण में केवल छठी इंद्रियों के सिद्धांत में अच्छी जानकारी और उसके उपयोग के माध्यम से की जाती है। इसीलिए उन लोगों के लाभ के लिए जो पैसे से अधिक मांग करते हैं इस सिद्धांतों के दर्शन में इस महीने के रूप में शामिल करना पड़ा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद अपने आवश्यक अवलोकन किया होगा कि इसे पढ़ते समय आप मानसिक उत्तेजना के एक उच्च स्तर तक उठ गए हैं। बहुत खूब। अब से एक महीने के बाद एक बार फिर से इसे पढ़ें और अवलोकन करें कि आपका मस्तिष्क उत्तेजना के और भी अधिक उच्च स्तर की ऊंची उड़ान भर रहा होगा। समय समय पर इस अनुभव को दोहराएं। इस बात में कोई मतलब नहीं है कि बिना इस समय में कितना अधिक और कितना कम समय लगेगा। अंत में एक ऐसी शक्ति जो आपका अधिकार में पाएंगे जो आपको निराशा को दूर फेंकने, डर का महारत हासिल करने के लिए वहम छोड़ने और अपनी कल्पना को स्वतंत्रता का प्रयोग करने के सक्षम कर देगी। इसके बाद आप उस अज्ञात के रूप में स्पर्श महसूस कर चुके होंगे जो सही मायने से एक महान विचारक, नेता, कलाकार, संगीतकार, लेखक, राजनेता का गतिमान उत्साह प्रदान करती है। तब आप अपनी इच्छा को उनके भौतिक या वित्तीय समकक्ष में उतनी ही आसानी से परिवर्तित करने के नियमित हो करेंगे जितनी आसानी से आप विरोध का पहला चिन्ह देखते हैं, हार मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। विश्वास बनाम डर। पिछले अध्ययन में वर्णन किए गए आत्म सुझाव और इच्छा अवचेतन के माध्यम से आस्था को ऐसे हासिल करें। अगला अध्याय भय को जीतने के लिए विस्तृत निर्देशन किया गया है। यह 6 डरों का पूरा विवरण मिल जाएगा जो सभी निराशा, कायरता, विलंब, उदासीनता, अनिर्णय, महत्वाकांक्षा, आत्मनिर्भरता, पहल करना, आत्मनियंत्रण और उत्साह की कमी के कारण हैं। जब आप 6 दुश्मनों का अध्ययन करें तो ध्यान से अपने आप को खोजें क्योंकि वे केवल अवचेतन मस्तिष्क में मौजूद हो सकते हैं जहाँ उनकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल होगा। जब आप डर के 6 भूतों को विषण करें तो याद रखें कि कुछ नहीं बल्कि भूत है क्योंकि वे किसी भी मस्तिष्क में होते हैं। यह भी याद रखें कि लोगों के मस्तिष्क पहुँचे ज़्यादातर नुकसान अनियंत्रित भूतों की उपस्थिति ने किया है। इसीलिए भूत उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने मानव में भौतिक शरीर में धरती पर रहकर चलते फिरते। गरीबी का डर जिसने 1939 में लाखों लोगों के मस्तिष्क को बंद कर दिया था इतना वास्तविक था कि उन लोगों को ज्ञात अभी तक सबसे खराब अवसाद का कारण बना। इसके अलावा ये विशेष भूत अभी भी हम में से कुछ का हमारे दिमाग में डराता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।